नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर तफसील से बात करेंगे जो किसी अचानक हुए हमले की नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य के धीरे धीरे अंदर से खोखले होने की दास्तान है। आइए एक पल के लिए खुद को उस मुगल दरबारी की जगह रखकर देखते हैं जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर देखे हैं, लेकिन अब उसकी आंखों के ठीक सामने वो भव्य साम्राज्य अगले 150 सालों में ढहने वाला है। ये उस अंदरूनी त्रासदी की कहानी है। कहानी शुरू होती है सन 1707 से। औरंगजेब की मृत्यु। दिल्ली के दीवाने खास में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक महान युग का अंत हो चुका था। जिस मुगल सल्तनत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, अब उसकी मजबूत नींव हिलने लगी थी। दरबार में बैठे अमीर और वजीर ये भली भांति जानते थे कि भले ही दीवारें अभी खड़ी हैं, लेकिन दरारें साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की ओर। लाल किले पर गहराते साए। 1707 के तुरंत बाद की वो भयानक अस्थिरता जिसने पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। एक समय था जब मुगल बादशाह दशकों तक राज किया करते थे। स्थिरता का दूसरा नाम ही मुगल सल्तनत थी। लेकिन जरा 1707 के बाद के हालात देखिए। औरंगजेब के जाने के बाद गद्दी पर आए बहादुर शाह प्रथम, जिनका 1712 में अंत हो गया। उसके तुरंत बाद जहांदार शाह बैठे, जो मुश्किल से 1 साल टिके और 1713 में उनका भी अंत हो गया। दरबार के भीतर मौजूद लोगों के लिए ये कितनी बड़ी त्रासदी रही होगी। हर 1-2 साल में तख्त बदल रहा था। ये महान स्थिरता के खो जाने का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत था। और इसी भयानक अस्थिरता ने एक नई और काफी खतरनाक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे हम कठपुतली शासक या पपेट रूलर कहते हैं। मतलब जहांदार शाह जैसे शासक, जिनके पास बादशाह की उपाधि तो है, ताज भी है, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं। असली ताकत उन गिने चुने शक्तिशाली दरबारियों के हाथों में सिमट गई थी, जो अपने फायदे के लिए इन बादशाहों को नचा रहे थे। अपने ही सम्राट को यूं बेबस देखना साम्राज्य के असली पतन की यही शुरुआत थी। और इसी के साथ हम आते हैं अध्याय 2 पर, कठपुतलियां और किंग मेकर, यानी दरबार में उन लोगों का उभार जो अब खुद तख्त का फैसला कर रहे थे। अब 1717 के इस ऐतिहासिक वाकये को ही ले लीजिए। ये वो दौर था जब दरबार में सैयद भाइयों का खौफ था, जिन्हें इतिहास किंग मेकर के नाम से जानता है। इन्हीं के प्रभाव में आकर सम्राट फर्रुख सर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दूतों को एक शाही फरमान सौंप दिया। ये फरमान एक ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन की मदद से हासिल किया गया था और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक समझदार दरबारी तो उसी पल समझ गया होगा कि विदेशी व्यापारियों को इतनी बड़ी रियायतें देना एक बहुत बड़ी और जानलेवा भूल थी। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अध्याय 3, फारसी तूफान। एक ऐसा बाहरी हमला जिसने मुगलों के अजय होने का सारा भ्रम तोड़कर रख दिया। इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास छिपा है। एक तरफ है सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला और दरबार की वो बेहद बारीक खूबसूरत पुष्पकला जो विलासिता के चरम पर थी। लेकिन इस भव्यता के पीछे की खौफनाक सच्चाई ये थी कि सेना और सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी हो रही थी। पूरा दरबार शानो शौकत में डूबा था, जबकि बड़े खतरे सीधे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। और फिर 1739 में वो विनाशकारी तूफान आ ही गया। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर सीधा हमला कर दिया। ये कोई मामूली लूटपाट नहीं थी। नादिर शाह ने मुगलों के स्वाभिमान को कुचल कर रख दिया। वो मुगलों के गौरव का प्रतीक मयूर सिंहासन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। दरबारियों के लिए ये कितनी बड़ी और सरेआम हुई शर्मिंदगी थी, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। ये देखिए वो खाली जगह, मयूर सिंहासन, जो कभी बेहिसाब दौलत और ताकत की पहचान था, अब वहां कुछ नहीं था। ये खाली जगह सिर्फ एक भौतिक नुकसान नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी अब हमेशा के लिए टूट चुकी है। चीजें अब बद से बदतर होने वाली थी। अध्याय 4, व्यापारी बन गए मालिक। वो दौर जहां विदेशी व्यापारी अब असली शासक बनने की राह पर निकल पड़े थे। सत्ता का ये पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1757 में आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध और अंततः 1764 में शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध। एक के बाद एक हुई इन करारी हारों ने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान में मुगलों का अब कोई वजूद नहीं बचा है।
बक्सर के युद्ध के बाद सत्ता का असली खेल कैसे बदला, आइए इस पर गौर करते हैं। कानूनी रूप से यानी बस नाम के लिए सम्राट शाह आलम द्वितीय अभी भी शासक थे, लाल किले के अंदर की एक खोखली उपाधि के साथ। लेकिन असल ताकत वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुकी थी, जिसे अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अब पूरी तरह अंग्रेजों का था। जरा इस स्थिति को महसूस कीजिए। यूरोपीय लोग जो कभी सिर्फ एक अदने से व्यापारी बनकर भारत आए थे, अब संधियों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी शर्तें थोप रहे थे। शाही खानदान सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गया था और साम्राज्य की किस्मत का फैसला विदेशी व्यापारी कर रहे थे। एक वफादार दरबारी के लिए इससे बड़ा हृदय विदारक दृश्य और क्या हो सकता है। और अब हम इस त्रासदी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अध्याय 5, अंतिम लौ का बुझना। अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर के आते आते ये विशाल साम्राज्य बस एक बुझते हुए दिए की तरह रह गया था। ये टाइमलाइन उस आखिरी छटपटाहट की गवाह है। 1837 में बहादुर शाह जफर का शासन शुरू हुआ, लेकिन वो सिर्फ लाल किले की चारदीवारी के बादशाह थे। फिर आया 1857 का वो विशाल सिपाही विद्रोह। सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता जरूर माना, लेकिन ये विद्रोह विफल रहा और इसी के साथ उस राजवंश को भी आधिकारिक रूप से कुचल दिया गया जो कभी पूरे भारत पर राज करता था। और फिर आता है साल 1862। ये वो साल था जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की रंगून में निर्वासन की हालत में मौत हो गई। उनकी आखिरी सांस के साथ ही मुगल नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। लाल किले पर अब ब्रिटिश यूनियन जैक लहरा रहा था और एक पूर्ण औपनिवेशिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया, वो खुद को भीतर से पूरी तरह कैसे नष्ट कर लेता है। इन 450 सालों के सफर से एक बात बिल्कुल साफ है, बाहरी आक्रमण तो बस एक अंतिम प्रहार थे। असल दीमक तो वो दरबारी षड्यंत्र, कठपुतली शासकों की कमजोरी और अपनी ही सैन्य शक्ति की अनदेखी थी, जिन्होंने इस साम्राज्य को खोखला कर दिया। महान साम्राज्य अचानक किसी युद्ध के मैदान में नहीं गिरते, वो सबसे पहले भीतर से टूटते हैं। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।